Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 30 अगस्त के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है। और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है, तो आपको ये करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि दिव्यांग जनों के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। इसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक सेकेंड अपील आई जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू प्राइवेसी की डिबेट थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के विषय में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बताया है। इसके बाद सीएसआर रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं फॉर फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 मेडिसिन एंड वैक्सीन। आखिरी में हम बात करेंगे कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देश के मुस्लिमों के खिलाफ है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आज मुहर्रम है और मुहर्रम के प्रोसेशंस निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। लेकिन इसके पहले जगन्नाथपुरी की यात्रा और जैन मंदिरों को रिचुअल्स के लिए ओपन करने की परमिट मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से। अपने टॉपिक्स पे चलने से पहले हम देख लेते हैं कि कल के दिन में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कौन कौन से डेज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आई। देखिए, इसको कवर करने के पीछे दो कारण हैं। पहला तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल ट्रम्प साहब की तरह नहीं है कि वो कुछ भी पोस्ट करें, बल्कि वो रोज के रोज ग्रीटिंग्स पोस्ट करते हैं जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पहला है तेलुगु लैंग्वेज डे। ये प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है जो कि आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज डे की कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने गिदगु वेंकट रामामूर्ति जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि इस दिन इनका बर्थडे होता है और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम तेलुगु लैंग्वेज डे मनाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर तेलुगु लैंग्वेज डे को ऑर्गेनाइज करवाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि आपको भी पता है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु इज द मदर टंग। अब थोड़ा सा जान लेते हैं गिदगु वेंकट रामामूर्ति जी के बारे में। इन्होंने अपना जीवन लैंग्वेज को कॉमन मैन के यूसेज के लिए डेवलप करने में बीता, एज अपोज्ड टू स्कोलास्टिक लैंग्वेज, यानी कि जो स्कॉलर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, व्यवहारिका भाषा और ग्रंथिका भाषा। व्यवहारिका भाषा का मतलब है लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, जो वो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करता है, जबकि ग्रंथिका भाषा का मतलब है ऐसी भाषा जो कि स्कॉलर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन्होंने मुंडा ट्राइब के लिए लैंग्वेज स्क्रिप्ट प्रिपेयर की थी और साथ ही साथ सोरा इंग्लिश डिक्शनरी भी इन्हीं की देन है। ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको राव साहब और कैसरे हिंद मेडल दिया गया था। इसके अलावा कल ही नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया गया और जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स थे वो भी दिए गए वेरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स को। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हम लोग मेजर ध्यानचंद को ट्रिब्यूट पे करने के लिए मनाते हैं, क्योंकि इस दिन उनका जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद हॉकी में अपने गोल स्कोरिंग के लिए मशहूर थे और इन्होंने भारत को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताए थे। हॉकी में ये एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे और आर्मी में ये मेजर थे एंड ही वॉज ए मेंबर ऑफ फर्स्ट ब्राह्मण्स यूनिट, जो कि 14th पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक ड्राफ्ट इशू किया है 18 अगस्त को, जिसमें फॉर्म 20 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को अमेंड किया गया है। अब फॉर्म 20 मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री को ये लगा कि जो प्रेजेंट फॉर्म 20 है वो ओनरशिप के डिटेल्स को उतने अच्छे से नहीं रिफ्लेक्ट करता। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जो दिव्यांग जन हैं या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनको वेरियस कंसेशंस प्रोवाइड कराए जाएं अंडर दी स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। क्योंकि देखिए, हमारे देश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को व्हीकल्स के परचेज, ओनरशिप और ऑपरेशन में काफी सारे कंसेशंस मिलते हैं, बट फॉर्म 20 इन सारे डिटेल्स को जब नहीं रिफ्लेक्ट करता तो गवर्नमेंट को लाभ पहुंचाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जो करंट फॉर्म 20 है उसमें दिव्यांगजन सिटीजन्स के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं है जिससे वो अपने डिटेल्स को रिफ्लेक्ट कर पाएं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। अब इसमें वेरियस बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज दिव्यांगजनों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं
और अगर इसमें चेंज किया जाता है तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं वो वेरियस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। अब इन्होंने ड्राफ्ट तो जारी कर दिया है, बट फिलहाल के लिए इन्होंने जनता से सजेशंस और कमेंट्स मांगे हैं। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई सजेशन या कमेंट है तो आप इस एड्रेस पे उसको बाय पोस्ट भेज सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें जान लीजिए। एक तो ये जो फॉर्म 20 है ये CMVR रूल्स के रूल नंबर 47 के अंडर बनाया गया है। रूल 47 में हम एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि इसी के समानांतर जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है इसके सेक्शन 41 में हम रजिस्ट्रेशन हाउ मेड के बारे में पढ़ते हैं। तो आप इन दोनों प्रोविजंस को याद रखिएगा। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो कंपनीज कोविड-19 से रिलेटेड मेडिसिन और वैक्सीन के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही हैं उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेनिफिट मिल सके। अब इन चेंजेस का फायदा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मिलेगा, वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को मिलेगा और जो कंपनीज मेडिकल डिवाइसेस बना रही हैं उनको भी मिलेगा। अब होता क्या है, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये अपनी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करती हैं और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जितने भी प्रोविजंस हैं वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी पे अप्लाई नहीं होते। लेकिन इन चेंजेस के बाद जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा कोविड-19 से रिलेटेड उसमें कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा और उनको अलग से कोई भी CSR नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा उसको एक बूस्ट मिले। अब इन चेंजेस के तहत CSR रूल्स 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ प्रोविजंस ऐड किए हैं जिसके तहत कंपनीज CSR क्लॉजेस का बेनिफिट ले सकेंगी अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। ये टेम्पररी चेंजेस हैं जिसके तहत जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्लॉज था जिसके अंतर्गत एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो कि CSR एक्टिविटीज में कवर नहीं होता था इसको हटा दिया जाएगा। अब देखिए इस पे एक कंडीशन भी है, वो ये कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम है जो कि CSR एक्टिविटीज में कवर होगा वो इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड इन आइटम 9 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होना चाहिए। मतलब इस प्रोविजन में कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया गया है और इनके साथ कोलैबोरेशन में अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक तो आपको इन अमेंडमेंट्स का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इस शेड्यूल को इस तरीके से अमेंड किया जाएगा ताकि उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कवर किया जा सके जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा फंडेड हो। ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन होने चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है और जो शेड्यूल 7 है इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज CSR एक्टिविटीज होंगी। अब हाल ही में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक केस को डिसाइड किया जिसका नाम था अनीता चौधरी वर्सेस PIO। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि PIO का अर्थ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। अब ये केस CIC के मेंबर YK सिन्हा जी ने डिसाइड किया था और यहाँ पर RTI के तहत फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। पहला, नेम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th एंड 12th जिनको EWS कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन दिया गया था इन दी एकेडमिक सेशन 2017-18। इसके बाद उन बच्चों का नाम मांगा गया था जो कि क्लास 12th में हैं और EWS कोटा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ऐसे सारे बच्चों के पेरेंट्स और गार्जियंस के भी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी और जो भी बच्चे EWS कोटा में एनरोल हुए हैं उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट्स भी लगाए होंगे स्कूल में अपने, तो यहाँ पर उनको भी मांगा गया था। अब यहाँ पर ये अलग से पॉइंट नहीं है लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो RTI एप्लीकेंट थे वो डिससैटिस्फाइड थे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की प्रोवाइडेड रिस्पॉन्स से, इसलिए उन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील फाइल की जो कि एक सेकेंड अपील थी। यहाँ पर आप एक चीज जान लीजिए कि जो सेकेंड अपील है ये सेक्शन 19 ऑफ RTI एक्ट में दी गई है। अब हम देखते हैं कि रिस्पोंडेंट ने इन सारी इंफॉर्मेशन के जवाब में क्या कहा। सबसे पहले तो रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेटा है वो 2018-19 से अवेलेबल है और इसलिए
ईयर 17-18 की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। इसके अलावा रिस्पोंडेंट ने यह भी बताया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को फ्रीशिप कोटा के अंतर्गत एडमिशन दिया जाता था। फ्रीशिप कोटा यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे फीस नहीं ली गई हो। इसके अलावा रिस्पोंडेंट ने यह भी बताया कि ईडब्ल्यूएस कोटा का रजिस्ट्रेशन क्लास 8th या 12th में नहीं होता और इन सब ग्राउंड्स को लेकर रिस्पोंडेंट ने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट ने मांगी है ये नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती। इन सारे आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद सीआईसी ने सबसे पहले कहा कि जो भी रिस्पोंडेंट का रिप्लाई है वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि रिस्पोंडेंट्स राइट टू एजुकेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जो स्टूडेंट्स के नाम और पर्टिकुलर्स मांगे गए हैं ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि स्कूल्स के द्वारा फिड्यूशरी कैपेसिटी में कलेक्ट की गई है, और अगर ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है तो इट वुड इन्वेड द प्राइवेसी ऑफ कंसर्न चिल्ड्रन। लास्ट में सीआईसी ने रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया कि वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ईडब्ल्यूएस कोटा में एडमिशन मिला है इन द ईयर 2017-18 वो प्रोवाइड कराएं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आरटीआई एप्लीकेंट थे उन्होंने नाम मांगे थे बच्चों के, जबकि यहाँ पर सीआईसी ने कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जानकारी दे दीजिए। मतलब कि जो अपील है वो पार्टली अलाउ हुई अलॉन्ग विद द मॉडिफिकेशंस। अब हम बात करेंगे सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, जिसपे डेक्कन पेपर मिल्स वर्सेस रीजेंसी महावीर प्रॉपर्टीज के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने कहा कि सेक्शन 31 स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड है, ना कि किसी प्रॉपर्टी की सभी कंसर्न्ड पार्टीज से। एक्चुअली सेक्शन 31 बात करता है कैंसिलेशन की इन रिगार्ड्स टू एनी रिटन डॉक्यूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट, और इस सेक्शन की शुरुआत ही एनी पर्सन फ्रेज से होती है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी पर्सन का ये अर्थ नहीं है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी सेक्शन 31 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जजमेंट जो कि सेक्शन 31 में पास किया गया है वो सारी पार्टीज को बाइंड नहीं करेगा जो कि किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखती हैं, चाहे ऐसा जजमेंट उन पार्टीज के एब्सेंस में दिया गया हो या फिर प्रेजेंस में। अब इस फ्रेज को ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 31(1) में लिखा है एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल। इस केस में सारा मुद्दा इसी एनी पर्सन से था और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एनी पर्सन डज नॉट इंक्लूड अ थर्ड पार्टी बट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टी टू द रिटन इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि एनी पर्सन उन्हीं पार्टीज पे लागू होगा जो कि उस रिटन इंस्ट्रूमेंट की पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी सी 3 लोग हैं। सी यहाँ पर किराएदार है जबकि ए ओनर है प्रॉपर्टी का। अब ए ने एक सेल डीड के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को बी को बेच दिया। अब यहाँ पर सेल डीड में पार्टीज ए और बी ही हैं सिर्फ, और ऐसे केस में सी सेक्शन 31 में कोर्ट में नहीं आ सकता और सेक्शन 31 के अंडर में सिर्फ ए या फिर बी कोर्ट से जजमेंट सीक कर सकते हैं फॉर द कैंसिलेशन ऑफ दैट सेल डीड। अब यहाँ पे ये सेक्शन 31 होगा और उसी चीज को बाद में फिर से एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे सेक्शन 31 का ऑब्जेक्टिव बताया कोर्ट ने और कहा कि सेक्शन 31 का तात्पर्य है उस पार्टी को प्रोटेक्ट करना जो पार्टी किसी इंस्ट्रूमेंट में भी पार्टी है और उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल उसी के खिलाफ हो। उस चीज से सेक्शन 31 किसी भी पार्टी को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए 2 तरीके की राइट्स होती हैं, एक तो राइट इन रेम और एक राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम का अर्थ होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जबकि राइट इन रेम का अर्थ होता है राइट फॉर द जनरल पब्लिक। ये चीज आपने टॉर्ट में पढ़ी होगी। इसी चीज को यहाँ पर भी कोर्ट ने एक्सप्लेन किया और कहा कि सेक्शन 31 के अंतर्गत यदि कोई इंस्ट्रूमेंट वॉइड या फिर वॉइडेबल डिसाइड कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट को ऐसे ऑर्डर को प्लेंटिफ को डिलीवर करना होगा और बताना होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट था वो कैंसिल्ड हो गया है। और इसीलिए जो सेक्शन 31(1) है ये स्ट्रिक्टली राइट इन पर्सोनम को बताता है। अब ये डिसाइड करने के बाद कोर्ट के सामने सवाल ये था कि यदि कोई पार्टी किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखती है और वो सेक्शन 31 के अंडर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकती तो फिर उसके पास क्या रिलीफ बचेगा। इस पे कोर्ट ने कहा कि यदि किसी डीड का कैंसिलेशन मांगा गया है अंडर सेक्शन 31 तो वहां पर उस डीड के सिर्फ एग्जीक्यूटेंट जो हैं वही कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एग्जीक्यूटेंट का अर्थ जिन्होंने उस डीड को एग्जीक्यूट किया हो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि एग्जीक्यूटेंट नहीं है तो वो कोर्ट को सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अप्रोच कर सकता है।
यहाँ पर सेक्शन 34 बात करता है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इन रिगार्ड्स टू स्टेटस और राइट इन एनी प्रॉपर्टी। हालांकि सेक्शन 34 के केस में भी जो नॉन एग्जीक्यूटेंट का राइट है वो भी इन पर्सोनम होगा, और अगर सेक्शन 34 के अंडर में कोर्ट कोई एक्शन लेती है तो वो एक्शन भी इन पर्सोनम होगा, यानी कि किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग। अब देखिए, राम मंदिर का डिसीजन आने के बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भेदभाव के आरोप लगते आ रहे हैं। अब देखिए, दिक्कत इस बात की है कि एक जीनियसिस का पर्टिकुलर वर्ग है जो हर कुछ समय पे डिक्शनरी में से कोई एक वर्ड उठा लेता है, और बाकी जितने अंग्रेजी महानुभाव हमारे देश में हैं वो उस वर्ड को रिपीट करते रहते हैं और अपनी खुद की दुनिया में ही नैरेटिव सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही राम मंदिर का जजमेंट आने के बाद एक वर्ड आ गया था इनफैलिबल, और सभी लोग कहने लगे थे कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफैलिबल। सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में बोला कि वी आर नॉट इनफैलिबल बट वी आर फाइनल। लेकिन आज हम बहुत ही रैशनली इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम्स के खिलाफ बायस्ड है। अब हुआ क्या है कि मुहर्रम का प्रोसेशन निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और भीड़ भाड़ वाली रिलीजियस सेरेमनीज पे पाबंदी है। अब अभी तक बहुत से लोग ये कह रहे थे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है फॉर स्प्रेडिंग कोविड-19, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज बोली कि अगर हम मुहर्रम के प्रोसेशंस को देश भर में परमिट कर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा केओस होगा और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा फॉर स्प्रेडिंग कोविड-19। बट आप ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का मीडिया में नहीं सुनेंगे, बिकॉज ये सेंसेशनल नहीं है और ये किसी डिबेट को अनसेटल नहीं करता बल्कि सेटल करता है ये स्टेटमेंट। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपको मीडिया में नहीं मिलेगा। आगे कोर्ट ने कहा कि हम वेग डायरेक्शंस नहीं जारी कर सकते पूरी कम्युनिटी के लिए कि देश भर में आप मुहर्रम के प्रोसेशंस निकालिए। और जब जगन्नाथपुरी वाला केस का प्रेसिडेंट लेने की कोशिश की गई तो कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथपुरी एक स्पेसिफिक जगह के लिए था और वहां पर एक रथ यात्रा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जानी थी, और ऐसे ही इस केस में भी अगर किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए होता तो उसको हम अलाउ कर सकते थे, लेकिन वो भी डेंजर्स को असेस करने के बाद। लेकिन आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को ये भी रिलीफ दी कि वो अपने लोकल हाई कोर्ट में जाके पिटिशन दायर कर सकते हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक 2 हाई कोर्ट्स के डिसीजन आ चुके हैं, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का और दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। और अगर आप पॉलिटिकल लेंस से ही जुडिशरी को भी देखेंगे तो ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि जुडिशरी का मेन ऑब्जेक्टिव है सरकार के साथ मिल के काम करना, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो। और इसी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती थी कि मुहर्रम प्रोसेशन को अलाउ कर दिया जाए, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये मान लिया, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी और इसीलिए हाई कोर्ट ने भी परमिट देने से मना कर दिया। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट में भी होती है। बहुत ही रेयर होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि गवर्नमेंट अपने दायरे से बाहर निकल के काम कर रही है, तभी सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसीजन देती है। अब जगन्नाथपुरी केस की बात हो रही है तो हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार नहीं है बल्कि नवीन पटनायक जी की सरकार है, और उस केस में उड़ीसा गवर्नमेंट चाह रही थी कि जगन्नाथपुरी की यात्रा को कंडक्ट करवाया जाए। इनिशियली 18/6 को ऑर्डर आया था जिसमें कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था कि रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रोच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस के साथ रथ यात्रा को कंडक्ट करवाने के लिए मंजूरी दे दी। और कोर्ट ने कहा कि अगर ये पॉसिबल है कि कोई भी पब्लिक अटेंडेंस ना हो और रथ यात्रा यूजुअल रूट पे चले तो इसमें कोर्ट को कोई भी रीजन नहीं दिखाई देता है कि रथ यात्रा ना कंडक्ट करवाई जाए। अच्छा, यहाँ पर कोर्ट ने हिस्ट्री का भी सहारा लिया और ये कहा कि 18th 19th सेंचुरी में पुरी में रथ यात्रा की वजह से उस समय की जो महामारियां थी, कॉलेरा और प्लेग, वो काफी ज्यादा फैल गई थी और इसीलिए अथॉरिटीज को इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने माइक्रो मैनेजमेंट से मना कर दिया, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि कोर्ट बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके और रूल्स बनाना ये कोर्ट का काम नहीं है। तो कोर्ट ने ये काम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो टेम्पल का मैनेजमेंट था उसके ऊपर छोड़ दिया। अब ये पैरा 18/6 वाले ऑर्डर के बारे में है
जहां पर इनिशियली रथ यात्रा को मना कर दिया गया था। इसके बाद इस केस में उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रथ यात्रा है वो सिर्फ पुरी में ही करवाई जा सकती है, और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को हरी झंडी दे दी विद फॉलोइंग कंडीशंस। पहला तो रथ यात्रा के दौरान पुरी में जितने भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हैं, इनको सबको बंद कर दिया जाएगा ताकि बाहर से लोग रथ यात्रा अटेंड करने ना आ पाएं। इसके अलावा पूरे शहर में कर्फ्यू इम्पोज करा जाएगा। और देखिए 23 जून को रथ यात्रा होनी थी और 22 तारीख को ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था। तो कोर्ट ने कहा कि आज ही रात 8 बजे से आप कर्फ्यू इम्पोज कर दीजिए। फिर कोर्ट ने कहा कि जो रथ है, चैरियट है, वो 500 लोगों से ज्यादा के द्वारा नहीं खींचा जाएगा, और ये जितने भी लोग हैं उनका पहले कोरोना वायरस का टेस्ट होगा, और अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तभी उनको परमिट किया जाएगा रथ को खींचने के लिए। और ये 500 लोग ऐसा नहीं है कि पब्लिक में से होंगे, इट विल इंक्लूड ऑफिशियल्स एंड पुलिस पर्सनल्स। इसके अलावा 2 चैरियट्स के बीच में 1 आवर का इंटरवल होगा, और जो भी लोग रथ की पुलिंग में इन्वॉल्व हैं वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, और इस पूरे रिचुअल से वही लोग एसोसिएट किए जाएंगे जिनका कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को अनहिंडर्ड परमिशन दे दी कि आप इस पूरी रथ यात्रा को कवर करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो टीवी कैमरास हैं वो प्रॉपर जगह पे इंस्टॉल किए जाएं और सारी सुविधा प्रोवाइड कराई जाए टीवी क्रू को, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जनता वहां पे मौजूद नहीं रह पाएगी तो वो कैसे देखेगी। इसके लिए जो टीवी कैमरास हैं और जो मीडिया है वही एक साधन होगा लोगों के पास रथ यात्रा को देखने का। इसके अलावा जितने भी लोग इस पूरी रथ यात्रा में इन्वॉल्व होंगे उन सब लोगों के रिकॉर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन करे जाएंगे। फिर आता है केस जैन टेम्पल्स का। ये जजमेंट 21 अगस्त का है। ये केस भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने सुना था, और एक फेस्टिवल मनाया जाता है पर्यूषण। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए 3 टेम्पल्स को ओपन करने की परमिशन दे दी गई, जो कि बायकुला, दादर वेस्ट और चेंबूर में सिचुएटेड थे। और ये जो परमिशन थी ये सिर्फ 22 तारीख और 23 तारीख के लिए मिली थी। और यहाँ पर कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया था कि इस केस को कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा कि कोर्ट ने इसको परमिशन दे दिया था तो अब फिर गणेश उत्सव आने वाला है तो उसके लिए भी कोर्ट परमिशन दे दे। इस केस में जो जैन टेम्पल का ट्रस्ट था उसने फॉलोइंग चीजें बोली थी। पहले तो उन्होंने कहा कि जो 4 जून की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं हम उसका पूरा पालन करेंगे। इसके अलावा 250 से ज्यादा लोग पूरे दिन भर में नहीं अलाउ किए जाएंगे, वो भी 12 से 65 वर्ष की एज ग्रुप के लोग होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 65 से ऊपर के लोग ज्यादा ससेप्टेबल हैं कोविड-19 इन्फेक्शन से। इसके अलावा जो भी भक्त हैं उनको टेम्पल के अंदर नहीं अलाउ किया जाएगा, और उनको बाहर से ही दर्शन करने होंगे या रिचुअल्स जो भी हैं वो कंडक्ट करने होंगे। और इनर पार्ट जो होगा टेम्पल का उसमें एक बार में 5 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होंगे, और वो लोग इनर पार्ट में ही रहेंगे। और देखिए यहाँ पे डिसीजन देने से पहले कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि जो पेटिशनर्स हैं वो कोई फेस्टिविटीज मनाने के लिए कोर्ट में नहीं आए हैं, बल्कि जो एसेंशियल रिचुअल्स हैं सिर्फ उनको मनाने के लिए मंदिर को खुलवाना चाहते हैं। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए कोर्ट ने इन सब लोगों को परमिट कर दिया। उम्मीद है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच है वो मुहर्रम के केस में और इन दोनों केसेस में पता चल गया होगा। मुहर्रम वाले केस में पूरे देश में मुहर्रम मनाने के लिए प्रे की गई थी, जबकि इन दोनों केसेस में एक पर्टिकुलर जगह और एक पर्टिकुलर टाइम पे रिचुअल परफॉर्म करने के लिए परमिशन मांगी गई थी। तो ये था हमारा एनालिसिस 30 अगस्त के करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डेली नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।